ये जो लड़की खड़ी नजर आ रही है, इसकी हत्या हो गई थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुद यही लड़की कातिल भी है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये लड़की जो कातिल भी है और उसी का कत्ल भी हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? या तो इसका कत्ल हुआ होगा या तो ये कातिल होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इस हैरान कर देने वाली घटना को जब आप आखिर तक सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल कल्पना से परे की बात है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे छोटी सी अपील यह है कि आप इस तरह के दिलचस्प और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहें। और वीडियो को प्लीज़ यहीं पर लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी की है, जहाँ की रहने वाली 23 साल की एक लड़की थी जिसका नाम शिखा दुबे था। शिखा दुबे देखने में बहुत मासूम और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी। वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पीजी की स्टूडेंट थी। तभी इस दौरान इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक नौजवान जिसका नाम दीपू यादव था, उसको शिखा से प्यार हो जाता है, जो कि शिखा दुबे के पड़ोस में ही रहता था। और दोनों को इस कदर प्यार हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी, इसलिए शिखा के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन शिखा और दीपू दोनों ने यह तय कर रखा था कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार शिखा दुबे और दीपू यादव चोरी चोरी दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक साथ जीने मरने की कस्में दोहराने लगते हैं। तभी एक दिन ऐसा आता है कि दोनों एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को शादी कर लेते हैं। अब दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद शिखा को पता था कि उसके घरवाले दीपू को अपने दामाद के रूप में कभी भी अपनाने वाले नहीं हैं। बस यहीं से शिखा के दिमाग में एक बेहद खुराफाती आइडिया जन्म लेता है। और एक दिन 10 जून 2011 को शिखा दुबे किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो शाम तक वापस नहीं लौटती है तो उसके घर वालों की चिंता होती है। पहले तो वो शिखा को इधर उधर अपने स्तर पर तलाश करते हैं, लेकिन जब उसका कहीं अता पता नहीं चल पाता है तो शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे पुलिस थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस शिखा दुबे की तलाश शुरू कर देती है। तभी अगले रोज यानी 11 जून को पुलिस वालों को सिंघड़िया के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। उसके कद काठी और उम्र से पता चलता है कि वो लापता लड़की शिखा दुबे की लाश थी। उसके बाद पुलिस शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे को इसकी जानकारी देती है। शिखा के पिता तुरंत मौके पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने जो लाश पड़ी है उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है, इसलिए चेहरे से पहचान करना मुमकिन नहीं था। लेकिन शरीर पर कपड़े, पैरों के चप्पल और गले में काला धागा और उसके अलावा आसपास बिखरे हुए सामान की वजह से राम प्रकाश दुबे ने पहचान कर लिया कि ये उनकी बेटी शिखा की लाश है। चेहरे से अगरचे लाश की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन आखिरी दिन जब शिखा घर से बाहर निकली थी तो वही कपड़ा पहने हुई थी जो लाश के शरीर पर था। तो इस तरह लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहचानने के बाद भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि लड़की की हत्या गला दबा कर की गई है और उसके बाद धारदार हथियार से काटा गया है और फिर किसी भारी चीज से चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। उसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी बात सामने आती है। अब उसके बाद लाश को शिखा के घर वालों को सौंप दी जाती है और राम प्रकाश दुबे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस वाले इस हत्या के आरोपी की तलाश की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त इस हत्याकांड से खूब हंगामा मचा था। ये 2011 की बात है और अखबारों की सुर्खियां खूब बनी थी, इसलिए पुलिस पर भी दबाव था और पुलिस भी गंभीरता से इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। इसी क्रम में पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? तो राम प्रकाश दुबे ने दीपू यादव का नाम लिया था और बताया था कि पड़ोस का लड़का है जो हमारी बेटी को परेशान किया करता था, हमें लगता है कि जरूर उसी का हाथ होगा। अब उसके बाद पुलिस की टीम तुरंत दीपू यादव के घर पहुंचती है, लेकिन दीपू यादव घर से गायब मिलता है। तब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि जरूर इस घटना को अंजाम देने वाला दीपू यादव ही है। अब पुलिस दीपू की तलाश शुरू कर देती है। तभी उस तलाश के दौरान पुलिस को दीपू यादव के एक करीबी दोस्त के जरिए पता चलता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था, इसलिए हो सकता है कि वो वहीं चला गया। उसके बाद पुलिस की टीम सोनभद्र का रुख करती है और पूरी शिद्दत के साथ दीपू यादव को तलाशना शुरू कर देती है। पुलिस वाले अपने ढंग से तलाश करते रहते हैं। तभी वो एक ऐसे घर पर पहुंच जाते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस के लोग दरवाजा खटखटाते हैं। तभी एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। अब जब लड़की सामने आती है तो ये देखकर पुलिस वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता है कि ये क्या देख रहे हैं। दरअसल जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे होती है। अब पुलिस वाले भी हैरान थे कि अगर ये लड़की शिखा दुबे है
तो अभी जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया है वो कौन थी? यानी कि जिस शिखा के हत्यारे को पुलिस की तलाश थी, वो शिखा जिंदा सही सलामत पुलिस के सामने खड़ी थी। और अंदर जाने के बाद वो और भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें दीपू यादव भी मिल चुका था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना था। तो दरअसल जिस समय शिखा के पिता ने गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसी समय शिखा की कुछ तस्वीरें भी पुलिस वालों को दी गई थी, और उन्हीं तस्वीरों की बुनियाद पर उन्हीं को देखकर ही शुरू में पुलिस शिखा की तलाश कर रही थी। तो खैर, उसके बाद पुलिस वाले शिखा दुबे और दीपू यादव को एक जगह देखकर हैरान रह जाते हैं और ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि अगर जिस शिखा की हत्या हुई है वो जिंदा है और जिस लड़के पर हत्या का आरोप लगा है वो इस लड़की के साथ है, तो अभी 11 जून को जिस लड़की की लाश मिली थी वो कौन है और उसकी हत्या किसने की है और क्यों की है। और क्योंकि उस लाश के शरीर पर उसके आसपास शिखा दुबे का कपड़ा, उसकी चप्पल, उसका धागा, कई तरह की चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं उस लाश का ताल्लुक शिखा दुबे से ज़रूर था। तो इसी वजह से पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर अगर ये शिखा है तो फिर वो लड़की कौन थी। और पुलिस को ये भी पता था कि अगर इस सवाल का कोई सही जवाब दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही दोनों लोग दे सकते हैं। तो आखिरकार पुलिस शिखा दुबे और दीपू यादव को गिरफ्तार करके गोरखपुर ले आती है और यहाँ उनसे पूरी पूछताछ की शुरुआत की जाती है। तो इस पूछताछ में शिखा दुबे और दीपू यादव पूरी कहानी कुछ इस तरह बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शिखा के पिता हमारे प्यार के खिलाफ थे और उन्हें हम दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। तो हम लोगों ने 18 अप्रैल को शादी भी कर ली थी, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि वो शादी के बाद भी तैयार नहीं होंगे। तो दीपू बताता है कि हमने अपने एक दोस्त सुग्रीव, जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था और वो ट्रक भी चलाया करता था, तो जब हमने सुग्रीव से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की के बारे में पता है जो देखने में शिखा की तरह है, कदकाठी के एतबार से, उम्र के एतबार से भी, और अगर उसको किसी बहाने से लाकर उसकी हत्या कर दी जाए और उसको शिखा का कपड़ा पहना दिया जाए, उसका हुलिया शिखा की तरह कर दिया जाए और दिखा दिया जाए कि शिखा दुबे की हत्या हो चुकी है, तो फिर उसके बाद तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा करके अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हो। ये सुनकर शिखा और दीपू को ये प्लान अच्छा लगता है और वो हाँ कर देते हैं। अब उसके बाद इस कहानी में नाम आता है पूजा कुमारी का, जिसकी उम्र 25 साल थी और उसके 3 बच्चे भी थे। वो सोनभद्र की रहने वाली थी। दरअसल सुग्रीव उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। तो सुग्रीव सोनभद्र जाकर पूजा से मिलता है और पूजा, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको सुग्रीव ये बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गोरखपुर में एक नौकरी है और तुमको इसके लिए 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे और पहले महीने का पैसा तुम्हें एडवांस में दिला देंगे। अब इतना सुनने के बाद पूजा कुमारी को लगता है कि ये एक अच्छा ऑफर है, इसलिए वो सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब पूजा कुमारी के तैयार हो जाने के बाद सुग्रीव इसकी जानकारी शिखा दुबे और दीपू यादव को देता है और बताता है कि पूजा तैयार हो चुकी है। अब ये सारे लोग मिलकर 10 जून को एक मासूम निर्दोष को बिना किसी गलती के सजा देने वाले थे। आखिरकार जब 10 जून की तारीख आ जाती है तो पूजा सुग्रीव से आकर मिलती है। सुग्रीव अपने ट्रक में बिठाकर पूजा को गोरखपुर के लिए निकल देता है और उधर शिखा दुबे और दीपू यादव दोनों गोरखपुर से निकलकर पहले मार्केट जाते हैं और शिखा अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदती है। उसके बाद वो सोनभद्र जाने वाले रास्ते के लिए निकल देती है, क्योंकि प्लानिंग में ये तय किया गया था कि गोरखपुर में कुनरा घाट पर शिखा और दीपू को सुग्रीव से आकर मिलना है और यहीं पर पूजा का काम तमाम करना है। तो उसी प्लान के मुताबिक सुग्रीव सोनभद्र से निकलकर कुनरा घाट पर ट्रक रोकता है, जहां शिखा और दीपू पहले ही से पहुंच चुके थे। अब उसके बाद सुग्रीव और उसका खलासी बलराम, शिखा दुबे और दीपू, ये चारों लोग मिलकर पूजा कुमारी को पहले उसका गला दबाकर हत्या करते हैं। उसके बाद वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर संघड़िया जंगल में लाश को फेंक देते हैं। लेकिन लाश को फेंकने से पहले ये लोग एक और काम करते हैं कि पूजा कुमारी को शिखा दुबे के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसकी चप्पल पहनाई जाती है और शिखा दुबे अपने गले में एक काला धागा पहने हुए थी, वो भी उतारकर पूजा कुमारी के गले में पहना देती है और वहीं आसपास अपना पर्स वगैरह छोड़ देती है ताकि पुलिस को लगे कि यही शिखा दुबे है। लेकिन अभी चेहरे से राज खुल सकता था। तो सुग्रीव ने अपने ट्रक से लोहे का एक मोटा सा रॉड उठाया और पूजा कुमारी के चेहरे को मारकर बुरी तरह से बिगाड़ दिया ताकि चेहरे से उसकी लाश को पहचाना ही ना जा सके और केवल कपड़े और दूसरी चीज़ों की बुनियाद पर इस लाश की पहचान शिखा दुबे के तौर पर कर ली जाए। हत्या करने के बाद पूजा कुमारी के शरीर को सिगरेट से दागा भी गया था ताकि उसको एक अलग रंग दिया जा सके। तो खैर, हत्या करने और लाश को सिंगड़िया जंगल में फेंकने के बाद शिखा दुबे पूजा कुमारी के कपड़े वगैरह अपने साथ रख लेती है और उसके बाद वो दीपू के साथ मिल करके वहां से सोनभद्र चली जाती है
और उधर सुग्रीव व बलराम ये लोग अपना ट्रक लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ सोनभद्र पहुंचकर शिखा दुबे और दीपू यादव आराम से रहने लगते हैं और इनका प्लान ऐसा लग रहा था कि कामयाब हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका कच्चा चिट्ठा सब कुछ खुलकर बाहर आ जाता है और जैसे ही शिखा दुबे की इस घिनौनी साजिश के बारे में सबको पता चलता है तो हर कोई सन्न रह जाता है कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे कितनी बड़ी शातिर निकली। शिखा ने केवल अपने प्यार को पाने और उसके साथ जिंदगी गुजारने के चक्कर में एक निर्दोष की हत्या करा दी और 3 बच्चों का साया उनके सर से छीन लिया। जब इसका खुलासा होता है तो खुद शिखा के पिता रामप्रकाश दुबे की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हो पाता है कि जिस बेटी को मरा समझकर उसका वो पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर चुके हैं वो उसके सामने खड़ी है। आखिरकार वो शिखा को छूकर यकीन कर लेना चाहते थे कि शिखा अभी भी जिंदा है। पहले तो वो भावुक हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि जिस तरह इसने बेहद जघन्य तरीके से एक मासूम की हत्या की है अब इसको भी इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसका अंतिम संस्कार कर चुका हूं और मैं यही मान लेता हूं कि ये मर चुकी है, हमें अब ऐसी बेटी की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार पुलिस उसके बाद शिखा दुबे, दीपू यादव, सुग्रीव और खलासी बलराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन चारों को जेल भेज देती है और इस घटना को हुए 14 साल बीत चुके हैं। अब जाकर इसकी कानूनी कार्रवाई पूरी हुई है। इस घटना में कुल 7 गवाहों की गवाही हुई। हालांकि इससे पहले 29 गवाह रखे गए थे लेकिन 22 गवाहों को हटा दिया गया था, केवल 7 गवाहों को रखा गया था और इन 7 में से एक गवाह को लकवा हो गया था तो उसकी गवाही नहीं हो सकी। और इस तरह कुल 14 साल बाद 8 अप्रैल 2025 को इस बेहद चर्चित शिखा दुबे हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभी तक फैसला नहीं आया है। हालांकि इस केस का ट्रायल बिल्कुल अंतिम दौर में चल रहा है, इसलिए किसी भी दिन इसका फैसला आ सकता है। मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे जिसकी हत्या समझकर अंतिम संस्कार हो चुका था, अब ऐसा लगता है कि वो दोषी करार दी जाएगी और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी जिसकी खूब चर्चा हुई थी 2011 में। इस कहानी पर आपको क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ।